बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ गुलाम अली मुगल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स ICB G63, 9th क्लास चैप्टर 1। उस सिलसिले में हम लोग अपनी आखिरी एक्सरसाइज पर पहुंचे हुए, एक्सरसाइज 1.6। इसका पहला सवाल उसको हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे और उससे आगे के जितने क्वेश्चन मुमकिन हो सके। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक का काम है, ये हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम है। इन वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने मैट्रिसेस के दो मेथड्स कहे हैं कि आप एक इनको करें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू इनको सॉल्व करें, और दूसरी मर्तबा इनको हर सवाल को क्रैमर रूल से भी करना है। तो यानी हर सवाल को दो तरीकों से करना है, क्रैमर रूल से और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो सबसे बड़ा जो हमने स्टार्टिंग का काम करना है वो ये है कि अपने वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में या मैथमेटिक्स की इक्वेशन में, अलजेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। फिर उससे बाद हम लोग इसको आगे चलेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें काम होता है वो यही होता है कि आप इसकी सवाल की मॉडलिंग ठीक कर लें, सवाल की इक्वेशंस ठीक कर लें। अगर आप इन सवालों को, वर्ड्स प्रॉब्लम को सही तरीकों से सही इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं तो फिर आपका आगे का सारा काम भी जितना आप दुरुस्त करें वो सही होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी इन इक्वेशंस से या इस वर्ड्स प्रॉब्लम से जो इक्वेशंस बनाते हैं, उन इक्वेशंस के बनाने में अगर एक जगह भी आपकी कोई मिस्टेक आ गई, आपने कहीं पर प्लस या माइनस की मिस्टेक कर दी, या आपने कुछ इससे रिलेटेड कोई और मिस्टेक कर दी इक्वेशंस के अंदर, तो आप बेशक उन इक्वेशंस को अपने लिहाज से एंड तक सारा दुरुस्त सॉल्व करते चले जाएं, लेकिन आपका जवाब जो आएगा वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा। जाहिर है, क्योंकि आपकी इक्वेशंस ठीक नहीं बनी। तो इसी तरह यहाँ पर आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सवाल आपके सामने है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। रेक्टेंगल, जिस तरह ये बोर्ड है, ये भी एक रेक्टेंगल है। तो इसके मुतालिक वो कह रहा है कि किसी भी रेक्टेंगल के अंदर उसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ का 4 गुना है, 4 टाइम्स है। लेंथ यानी इसकी लंबाई है और विड्थ चौड़ाई है, और वो जो लंबाई है, लेंथ है, वो उसकी विड्थ यानी चौड़ाई का 4 टाइम्स है, यानी मल्टीप्लाई बाय 4 है। अगर विड्थ 1 है तो लेंथ 4 है, अगर विड्थ 2 है तो लेंथ 4 टू 2 4 द 8 है। तो एक तो ये रिलेशन। दूसरा, उससे आगे वो कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो फाइंड द डायमेंशंस, डायमेंशंस को आसान लफ्जों में मैं आपको कह दूं कि इसको आप डायरेक्शंस कह दें बेशक। फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डायरेक्शंस बता दो। तो रेक्टेंगल की डायरेक्शंस यही है कि रेक्टेंगल किस किस सिमत में जा रहा है, किस किस डायरेक्शन में, यानी किस किस सिमत में जा रहा है। तो रेक्टेंगल की दो डायमेंशंस होती है, एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है। रेक्टेंगल लंबाई में जाता है, रेक्टेंगल चौड़ाई में जाता है। तो ये हमारे सामने, तो इसकी दो डायमेंशंस है, एक इसकी लेंथ है और एक इसकी विड्थ है। और हम लोगों ने इस रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड करनी है और हम लोगों ने इस रेक्टेंगल की विड्थ फाइंड करनी है। बाकी बातें मैं सवाल के अंदर ही साथ साथ डिस्कस करता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग सपोजिशन में हम लोग यहाँ पर कह लेते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x and width of rectangle is y। यूनिट सेंटीमीटर दे रहा है, आप बेशक यहाँ पर सेंटीमीटर मेंशन करना चाहें तो कर दें। तो हमने कहा कि फर्ज कर लेते हैं रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो x सेंटीमीटर है और रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो y सेंटीमीटर है। इसके नीचे आप लोगों ने सिंपल सा दो रास्ते होंगे। नीचे आपका सेंटेंस होगा अकॉर्डिंग टू गिवन, गिवन के मुताबिक। अब मैं ऊपर सवाल की ही एक लाइन को थोड़ा मुख्तसर करके यहाँ लिखता हूँ। सवाल की स्टार्टिंग में उसने कहा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। तो यही सेंटेंस मैं लिख देता हूँ कि हमें गिवन है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स
विड्थ कि इसकी जो लेंथ है वो विड्थ का 4 टाइम है। अब इस सेंटेंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करने का आसान सा एक रास्ता है, ये जो इज है, इस आपका जो है ये बहुत अहम किरदार अदा करता है इसमें। इससे पहले और इसके बाद ये पार्टीशनिंग हो जाती है। आपने जस्ट ये करना है कि इसकी जगह पर इक्वल लगा लें, ये मैंने इसकी जगह पर इक्वल का निशान लगा दिया। अब इसके इस तरफ है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ठीक है, इस तरफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का या तो पूरा सेंटेंस लिख दें या फिर उसके मुताबिक लिख दें, जैसा कि यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने सपोज की हुई है x सेंटीमीटर, तो ये मैंने x लिख लिया। दूसरी तरफ मुझे लिखना है 4 टाइम ऑफ इट्स विड्थ। यहाँ पर इट्स जो है वो रेक्टेंगल के लिए प्रोनाउन है, तो यहाँ पर दूसरी तरफ वो कह रहा है कि 4 टाइम ऑफ इट्स विड्थ। अब टाइम का वर्ड जब भी हटता है तो मल्टीप्लाई के साथ हटता है। 4 टाइम्स मीन्स 4 गुना, तो मल्टीप्लाई बाय 4 ऑफ इट्स विड्थ, तो विड्थ के लिए आप y लगा दें। तो फाइनली आप इस नतीजे पे पहुंचे कि x इज इक्वल टू 4y, और इस 4y को अगर मैं इक्वल के इस तरफ लिखना चाहूं तो सबको क्लियर है कि इस तरफ वहां पर पॉजिटिव है, अगर इस तरफ लिखा जाए तो इसको नेगेटिव लिखा जाएगा, कि आपके पास एक इक्वेशन आ गई। तो इसके अंदर 2 डायमेंशंस है, एक हमने लेंथ कही, एक विड्थ कही, तो 2 अननोन फाइंड करने हैं। तो 2 रिजल्ट वो इस सवाल के अंदर आपको जरूर बताएगा। 2 ऐसे सेंटेंस जरूर होंगे जिनसे 2 इक्वेशनें बनाई जा सके। ये पहला सेंटेंस था, इस सेंटेंस से हमने एक इक्वेशन बना ली। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं और उससे दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरे सेंटेंस में वो कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर को हम रफ में पहले उसकी डेफिनेशन और फार्मूले तक जाते हैं, फिर उसको सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। ये मेरे पास अगर कोई रेक्टेंगल है, ये उसकी लेंथ है, ये उसकी विड्थ है, जिसको y कह लिया हमने। तो हमें ये भी क्लियर है कि अगर ये लेंथ x है तो यकीनन सामने वाली लेंथ भी x होगी, और अगर ये विड्थ y है तो इस तरफ की विड्थ भी y होगी। अब जो डेफिनेशन है पेरीमीटर की, किसी भी रेक्टेंगल की या किसी भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का जो पेरीमीटर होता है, उसका जो बेसिक डेफिनेशन है उसकी वो यही है कि सम ऑफ द बाउंड्री या सम ऑफ टोटल पाथ ऑफ द बाउंड्री या सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल ऑफ इट्स साइड्स। आप इसकी जो बाउंड्री है उस सारे को इकट्ठा कर दें। ये बाउंड्री आपके सामने, अगर मैं इसकी लेबलिंग करना चाहूँ A B C और D करके मैंने लेबलिंग की, तो बाउंड्री जो है वो A से B है, फिर B से C है, C से D है और D से A है। ये टोटल बाउंड्री है। या फिर मैंने दूसरा वर्ड यूज किया टोटल पाथ ऑफ द बाउंड्री। इस बाउंड्री का सारा रास्ता इकट्ठा कर दें, तो सारे रास्ते में A से B है, B से C है, C से D है और D से A है। और आखिरी वर्ड्स में मैंने कहा था कि सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड्स, इसकी सारी साइडों को इकट्ठा कर दें। तो 4 ही साइडें हैं, AB साइड, BC, CD और AD। और मजीद आखिर में हम लोग कह लेते हैं कि हमने इसमें देखें तो इस फिगर के अंदर साइडों के अंदर 2 लेंथ है और 2 विड्थ है। अगर मैं सारी साइडें इकट्ठी करूं तो देखें आपके सामने लेंथ, फिर प्लस का विड्थ, फिर प्लस की लेंथ और अगेन विड्थ। तो ओवरऑल सम ऑफ बाउंड्री में टोटल जो बन रहा है वो बन रहा है कि 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। तो फार्मूला यही होता है कि 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ। तो एक तो मैं थोड़ा सा इसको इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूं जगह के लिहाज से। x इज इक्वल टू 4y और x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। उसके बाद दूसरी इक्वेशन आपके पास बनेगी, आल्सो का वर्ड लगा दें, अकॉर्डिंग टू गिवन। अकॉर्डिंग टू गिवन तो एक लेंथ के साथ से दूसरा सेंटेंस हम लोग लिख रहे हैं पेरीमीटर के लिहाज से। तो यहाँ पर आप हेडिंग दे दें कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 150। कैलकुलेशन के वक्त आपको यूनिट लगाने की जरूरत नहीं होगी। पेरीमीटर की जगह पर आपने अंदाजा लगा लिया कि हम लोगों ने लिख लिया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150।
तो पेरीमीटर को हमने रफ में समझा कि टोटल पाथ ऑफ द बाउंड्री या सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल ऑफ इट्स साइड्स। तो साइड्स के अंदर 2 लेंथ आ गई हैं और 2 विड्थ आ गई है। तो ये आपके सामने लेंथ के लिए मैंने x यूज किया हुआ है इस पूरे सवाल में, और विड्थ के लिए मैंने y यूज किया हुआ है। अगले स्टेप के ऊपर, अगर आपके पास यहाँ से कोई ऐसा नंबर कॉमन आए कि जो यहाँ से कॉमन लिया जाए और वहां जाकर उसको मुकम्मल तकसीम कर दे, टोटली डिवाइड करे, कंप्लीटली डिवाइड करे, तो आप ये कर ले ताकि आपके सवाल के अंदर जो डिजिट्स हैं वो थोड़े छोटे हो जाएं, और डिजिट्स अगर छोटे होंगे तो आपकी कैलकुलेशन भी आसान होगी। तो यहाँ से मैंने लेफ्ट हैंड साइड से 2 कॉमन लिया, बाकी मेरे पास बच रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। अगेन यहाँ पर अब 2 जो है ये इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उस तरफ ले जाके लिखेंगे तो यकीनन इसको डिवाइड किया फॉर्म में लिखेंगे। तो फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। तो ये मेरे पास एक और इक्वेशन है। अब सवाल की खूबसूरती के लिए या अपनी आसानी के लिए भी आप लोगों ने करना जस्ट ये है, तो आप यहाँ पर कहेंगे फाइनली वी हैव। अब ये जो 2 रिजल्ट्स उसने बताए थे, पहले सेंटेंस से द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम ऑफ इट्स विड्थ, उससे हमने पहली इक्वेशन बनाई। दूसरा सेंटेंस द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, उससे हमने दूसरी इक्वेशन बनाई। अब हम फाइनली अपनी इक्वेशंस को जो हमने ऊपर अरेंज करके शेप बनाई है, फाइनल शेप, वो लिख देते हैं। ये पहली इक्वेशन है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 ये दूसरी इक्वेशन। तो ये हमने इस पूरे सवाल की प्रोग्रामिंग कर दी। ये पूरा हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम था। इस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोगों ने अलजेब्रिक इक्वेशंस के अंदर कवर कर लिया, या अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर मुंतकिल या कन्वर्ट कर दिया। अब इस इक्वेशंस के अंदर आपके सामने है, x हमें क्लियर है कि x लेंथ को जाहिर कर रहा है, y जो है वो विड्थ को जाहिर कर रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इट्स मैट्रिक्स फॉर्म इज। अब इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म है, अब हमने इसकी मैट्रिक्स फॉर्म को कंसीडर करना है। मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर हमने कहा था कि सबसे पहले हमें अरेंज करना है। अरेंज ऑलरेडी है, x है फिर y है, इक्वल के दूसरी तरफ कांस्टेंट यानी नंबर, फिर x है y है और इक्वल के दूसरी तरफ अगेन अ नंबर। अब सबसे पहले आप x के कोफिशिएंट्स लिखेंगे पहले कॉलम में। तो यहाँ पर मैंने x के कोफिशिएंट्स लिख दिए 1 1। दूसरे कॉलम में मुझे y के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, और y के कोफिशिएंट्स के लिए या किसी भी कोफिशिएंट के लिए हमने कहा है कि जो उनकी साइन हो, अगर वो साइन नेगेटिव है तो उस साइन को, उस निशानी को साथ लिखना होगा। तो y के कोफिशिएंट में आ जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 1। साथ में मैट्रिक्स जो हम लोगों ने लिखना है वो वेरिएबल मैट्रिक्स है, इसमें x और y इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो x और y लिख दिया। इक्वल के दूसरी तरफ हम लोगों ने कांस्टेंट्स लिखने हैं, और कांस्टेंट्स में हमारे पास जो चीज आ रही है, एक 0 आ रहा है और एक 75 आ रहा है। तो ये हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम को अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। अब इस मैट्रिक्स के बारे में सवाल में उसने कहा है कि इस मैट्रिक्स को 2 तरीकों से सॉल्व करें, एक क्रैमर रूल से सॉल्व करना है और एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो इस सवाल को मैं किसी एक मेथड से सॉल्व कर देता हूं, अगले सवाल को मैं फिर दूसरे मेथड से कन्वर्ट सॉल्व करके दिखा दूंगा। सपोज कर लें इसको अगर मैं क्रैमर रूल से करता हूं तो नेक्स्ट पार्ट में आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन से करके दिखा दूंगा। क्रैमर रूल के लिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट से बना, नॉर्मली उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ए कह दिया। क्रैमर रूल के लिए सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये है कि इस ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स हो और मुझे इसका डिटर्मिनेंट चाहिए हो, तो मैं ए पोजीशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा डी से, और माइनस इस बी पोजीशन को मल्टीप्लाई करना होगा सी से।
फार्मूला हमारे पास होता है AD माइनस BC। तो A पोजीशन पर 1 है और D पोजीशन पर भी 1 है, तो ये A पोजीशन वाला और ये D पोजीशन वाला, बीच में हमेशा माइनस लगाएंगे बाय डेफिनेशन। B की जगह पर माइनस का 4 और C की जगह पर 1, तो ओवरऑल 1 1 दा 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो 5 आ रहा, जो कि 0 नहीं है। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो वो मैट्रिक्स आप जिस सवाल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं उस सवाल का हल करना यानी उसका सोल्यूशन निकालना मुमकिन होगा। तो यहाँ पर अब इससे अगले स्टेप पे मैंने एक नया मैट्रिक्स बनाना है जिसको आप लोग जानते हैं AX मैट्रिक्स। और AX मैट्रिक्स जो है उसका तरीकाकार यही है, मैं डायरेक्ट उसका डिटर्मिनेंट लिख देता हूं, आप भी पेपर में डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। AX का डिटर्मिनेंट, AX मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का या AX मैट्रिक्स बनाने का तरीका यही था कि आप अपने A मैट्रिक्स का जो X पोर्शन है, X के कंपोनेंट से इनको रिमूव कर देंगे और इनकी जगह पर ये जो B की एंट्रीज है वो लगाएंगे, जबकि Y के कोफिशिएंट्स को आपने उसी तरह रखना है। तो ये हो जाएगा 0 75, X हट गया, X के कोफिशिएंट्स हटा दिए और उसकी जगह मैंने ये एंट्रीज लगा दी, साथ में -4 और 1। अब मुझे ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और इस डिटर्मिनेंट के लिए यकीनन आप लोगों को भी क्लियर है कि A पोजीशन वाला मल्टीप्लाई होगा D के साथ माइनस फार्मूले का, B पोजीशन वाला मल्टीप्लाई होगा C के साथ, और ओवरऑल 1 × 0 0, तो ये 0 ही रहेगा। और माइनस माइनस प्लस 75 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 300 बन जाता है। तो ओवरऑल ये जो मेरे पास AX का डिटर्मिनेंट आ रहा है वो आ रहा है 300। मैं जगह की वजह से यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं। हम जानते हैं कि अगर हमें X फाइंड करना हो तो X फाइंड करने का फार्मूला होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ AX अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो X फाइंड करने के लिए मुझे ऊपर AX का डिटर्मिनेंट लिखना होगा, जबकि नीचे मुझे A का डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू लिखनी होगी। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो 5 का टेबल इस 30 पे 6 टाइम जाएगा, 0 साथ में इसी तरह। तो ये आप अपनी कैलकुलेशन में भी चेक कर सकते हैं। X का आंसर हमारे पास 60 आ गया, और याद रहे X लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे। अब इसके बाद हमें विड्थ चाहिए। विड्थ के लिए हमें दूसरा डिटर्मिनेंट या दूसरा मैट्रिक्स बनाना होगा, AY मैट्रिक्स। और AY मैट्रिक्स के लिए आपने भी पहले पिछले पार्ट में समझा। अब ये Y की एंट्रीज हटा देंगे, -4 और 1 रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पे 0 75 लिखेंगे, जबकि X के कोफिशिएंट्स सेम रहेंगे। तो अब जो मेरे पास मैट्रिक्स बन रहा है वो बन रहा है 1 1। -4 और 1 हटा दिया, इसकी जगह 0 और 75 लगाया। इससे आगे ही मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल देता हूं। डायरेक्ट कर लेते हैं इस दफा। A को मल्टीप्लाई करना है D के साथ, तो 75 को 1 के साथ या 1 को 75 के साथ किया तो 75 ही आएगा। माइनस B को मल्टीप्लाई करना है C के साथ, तो ये 0 ही आएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट 75 आ गया। और हमें मालूम है कि बाय क्रैमर रूल Y की वैल्यू फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ AY अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो AY का जो डिटर्मिनेंट है वो 75 है और A का जो डिटर्मिनेंट है वो 5 है। और 5 का टेबल जो 75 पे जाएगा, कैलकुलेशन आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, तो वो 15 आएगा। तो मेरे पास X का आंसर 60 आ रहा है
और y का आंसर 15 आ रहा। तो लेंथ 60 है और विड्थ, इसके नीचे आप फाइनल आंसर बिल्कुल सिंपल वे से लिख देंगे, हेंस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x, उसकी जगह आप लिख देंगे 60 सेंटीमीटर, एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज y विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आंसर वेरीफाई करना हो तो एक तो ये तरीका है कि इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दे। तो एक तो ये यहाँ से अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो आपका आंसर दुरुस्त है। लेकिन इसके अंदर फिर यही प्रॉब्लम है कि अगर हम लोगों ने यहाँ से इक्वेशन गलत बनाई, ये आपका जवाब जो है ये यकीनन इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर आपने यहाँ से लेकर इन इक्वेशन से लेकर यहाँ तक की सारी कैलकुलेशन अगर आपकी ठीक है तो आपका ये जो आंसर होगा वो इन इक्वेशन को 100% सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन आपने यहाँ से मुतमईन नहीं होना, आपने इस वर्ड प्रॉब्लम के स्टार्टिंग को देखना है। पहले कह रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम ऑफ विड्थ। लेंथ जो है वो विड्थ के 4 टाइम है, यानी जो भी आपके पास विड्थ आती है अगर आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो लेंथ के बराबर आनी चाहिए। तो ये विड्थ आई है, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसके बिल्कुल बराबर आ रही है। तो पहली बात तो दुरुस्त हो गई। दूसरी चीज है पेरीमीटर। पेरीमीटर के अंदर हमने पढ़ा कि सारों को सम करे, तो यहाँ पे मैं रफ में बना देता हूं। लेंथ मेरे पास 60 है, यहाँ भी 60 होगा। विड्थ मेरे पास 15 है तो यहाँ भी 15 होगा। अब आप चेक कर लें, क्या इस सारी बाउंड्री का सम 60, 15, 60 और 15 इन सबको प्लस करें तो 60 और 60 120, 15 और 15 30, 120 और 30 ऐड करें तो पेरीमीटर 150 150 सेटिस्फाइड हो रहा है। अब आप अपने जवाब से मुतमईन हो सकते हैं कि हाँ, जो सवाल के अंदर दो बातें पूछी थी या दो बातें दी थी, ये हमारा जो पार्ट है उन दोनों बातों पे पूरा उतरता है। तो ये हमारे पास था, इस सवाल को हमने सॉल्व किया है क्रैमर रूल से। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसको हम लोग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे। पेपर के अंदर आपको वो जब ये सवाल देगा तो बाय चांस हो सकता है वो आपको किसी एक पे पाबंद कर दे, हो सकता है वो आपसे कहे कि इसको क्रैमर रूल से करें, या वो आपको ऑप्शन दे सकता है इसको इन्वर्जन से करें। पेपर के अंदर ये सवाल दोनों रास्तों से नहीं पूछेगा कि जी इसको क्रैमर रूल से भी करें और इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी करें, ऐसा पेपर के अंदर वो नहीं करेगा। पेपर के अंदर वो कोई एक रास्ता देगा या आपको आजाद छोड़ देगा कि जनाब इसको अपनी मर्जी से कर ले। हाँ, अगर अब जो है, जो पहले इस चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आता था, लास्ट ईयर से इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन का भी उन्होंने बता दिया है। तो अगर इसको लॉन्ग क्वेश्चन दे और फिर उसको नंबर पूरे करने हो, 8 नंबर का सवाल बना रहा है, तो फिर वो आपको दोनों रास्तों से कह दे तो फिर चले मजबूरी है। लेकिन हमें अपनी प्रैक्टिस के लिए दोनों रास्ते ध्यान में रखने होंगे पेपर में, वो बहरहाल किसी एक रास्ते से पूछेगा। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जस्ट उसकी इक्वेशन बनाता हूं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की मैं इक्वेशंस बना के छोड़ देता हूं और क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैं किताब से ही पढ़ रहा हूं और किताब से ही पढ़ते हुए मैं उसकी इक्वेशंस के ऊपर बात कर दूंगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और सवाल हल करने के लिए या सवाल को समझने के लिए आपके सामने एक किताब होनी चाहिए। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5। ट्राइंगल रेक्टेंगल की दो साइडें हैं और जाहिर है हम सबको क्लियर है कि रेक्टेंगल में दो साइडें जो होंगी, एक उसमें लेंथ होगी और एक उसमें विड्थ होगी। तो लेंथ और विड्थ उनके मुतालिक कह रहा है टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5। डिफर का वर्ड डिफरेंस से निकाला है और डिफरेंस के लिए हम सबको क्लियर है कि हम लोग सबट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहला सेंटेंस लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू गिवन साइड्स डिफर बाय 3.5। अकॉर्डिंग टू गिवन साइड्स डिफर बाय 3.5। जैसा कि कहा कि डिफर के लिए माइनस आएगा और साइड्स के अंदर, रेक्टेंगल की साइड के अंदर दो ही चीजें हैं, एक उसकी लेंथ है और एक उसकी विड्थ है। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो लेंथ और विड्थ का है, या आप विड्थ और लेंथ का भी कर दें तो कोई हर्ज नहीं है।
आप जहां पर आपकी अपनी चॉइस होगी, लेंथ माइनस विड्थ करके सवाल को करें या विड्थ माइनस लेंथ करके करें, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। तो यहाँ मैं लिख के कर देता हूं कि लेंथ माइनस विड्थ इज इक्वल टू 3.5। लेंथ की जगह x रख दें, विड्थ की जगह y, जैसा कि मैंने ऊपर कहा हुआ है, और 3.5 रख दें। उसके बाद अब ये आपके अपने ऊपर है कि आप इस सवाल को पॉइंट के अंदर ही रख के चलाना चाहते हैं या बगैर पॉइंट के चलाना चाहते हैं। अगर आप पॉइंट के अंदर चलाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा, क्योंकि स्टूडेंट लेवल है, तो आपको कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम बच्चे आजकल ऐसा है कि जो बगैर कैलकुलेटर से आगे चल सके। और अगर आप इसका पॉइंट खत्म कर दें तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, कैलकुलेटर से बच जाएंगे। पॉइंट हटाने का तरीका आप सबको क्लियर है कि पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लगा लेंगे। तो ये मैंने पॉइंट रिमूव कर दिया। अब दोनों क्योंकि 5 से कैंसिल होते हैं तो 5 2 दा 10, 5 7 दा 35, और जैसा कि ये 2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, अगर मैं इसको इस तरफ लाऊंगा तो इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली आ रहा है कि 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद अगला सेंटेंस है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, जैसा कि पिछले पार्ट में कहा, इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। अब मजीद जो है इसमें आल्सो का वर्ड लगा लें, और साथ में उसने कहा कि इसका जो पेरीमीटर है वो 67 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर का हमने फार्मूला पढ़ा था कि 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ होता है, और उससे अगले स्टेप पे आप लेंथ की जगह x रख देंगे, विड्थ की जगह y रख लेंगे। तो पिछले पार्ट में यहाँ पर 150 पेरीमीटर था और हमने ये किया था कि 2 को कॉमन ले जाके वहां डिवाइड करके उसको शॉर्ट कर लिया था, थोड़ा मुख्तसर लिखा था। अब यहाँ पर यह है कि वहां 67 है, अगर आप डिवाइड करेंगे वापस पॉइंट में चले जाएंगे। तो यहाँ पर फाइनली आपके पास जो 2 इक्वेशनें बन रही हैं वो मैं लिख देता हूं, और उससे आगे आप मैट्रिक्स फॉर्म में और उसको जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से कर ले। पेपर के लिए आपने दोनों रास्ते याद रखने हैं। वी हैव इक्वेशंस 2x minus 2y is equal to 7 and also 2x plus 2y is equal to 67। इन मैट्रिक्स फॉर्म पहले x के कोफिशिएंट, फिर y के कोफिशिएंट, और साथ में वेरिएबल मैट्रिक्स, और दूसरी तरफ कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब इसके बाद इसको a कह दें, इसको x कह दें, इसको b कह दें, और जो भी रास्ता आप इख्तियार करना चाहें, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का या क्रैमर्स रूल का, उससे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर्स को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है। उन सवालों के लिए हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। यहाँ तक इन सवालों के अंदर 2 चीजें मैं दोबारा से रिपीट कर दूं। सबसे पहली चीज कि आपने सवाल को सही तरीके से समझना है, वर्ड्स प्रॉब्लम में कहा क्या गया है, और उसकी जो बेसिक नॉलेज है वो भी हमें पता हो। जैसे उसने पेरीमीटर दिया, हमें पेरीमीटर की डेफिनेशन क्लियर हो, उसका फार्मूला क्लियर हो। वो अगर हमें एरिया दे दे वो भी हमें क्लियर हो। वो ट्राइंगल से रिलेटेड कोई रिजल्ट दे दे वो भी हमें क्लियर हो। तो हमारे पास एक तो इन सवालों के लिए जो बेसिक ज्योमेट्री कह लें या इन सवालों के लिहाज से जो भी बेसिक अलजबरा या जो भी सवाल को समझने की नॉलेज है, जो चीजें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं उनकी नॉलेज हमें जरूर हो। दूसरा, जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करके और उसके बाद उसको सही तरीके से सही इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। सबसे अहम मरला इन सवालों का यही है। इक्वेशन सही हो, मैट्रिसेस और उनसे इक्वेशन सॉल्व करना, क्रैमर्स या इन्वर्जन, वो आप पीछे प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो आप किसी ना किसी हद तक। तो मोस्टली ये देखा गया है कि जिन बच्चों ने इक्वेशन सही बना ली वो सवाल भी आगे तक सही चला लेते हैं, लेकिन जिसकी इक्वेशन गलत हो गई तो लाजमी सी बात है उसका पूरा सवाल गलत होगा। तो इस सवालों को ध्यान से करें। मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात होगी। तब तक दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह।